गुड मॉर्निंग ऑल। CSI नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स आप जब बाद में देखना चाहें दोबारा तो आपको ढूंढना ना पड़े, तो आप इन वीडियो को लाइक करें। तो लाइक करने से क्या होगा, यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाती है आपकी लाइक्ड वीडियो की। तो जो वीडियो आप लाइक करते हैं वो आपको दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आप लाइक्ड वीडियो में जाओ और वो आपको आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन्हें शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अभी जो ये छोटे छोटे वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ इनमें से नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और मेरा नाम पता ही होगा सबको, प्रेम प्रकाश, डॉक्टर प्रेम प्रकाश। और नेट का जो एग्ज़ाम है लाइफ साइंस से वो मैंने बहुत बार क्रैक किया है, टॉप 5 रैंक्स के अंदर। CSI नेट का टॉपर भी रह चुका हूँ मैं। तो मेरे एक्सपीरियंस ही मैं शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस हैं उनसे सभी को फ़ायदा मिले। अब जब बहुत कम दिन बाकी हैं नेट के एग्ज़ाम में, तो नया मेरे ख्याल से बहुत कम पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो रिवीजन पर करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पहले ऑलरेडी बहुत कर चुके होंगे, लेकिन अब जो समय बचा है उस समय के दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बजाय रिवीजन पर फोकस करो। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा चीज़ें उतनी ही जल्दी याद आएंगी और पेपर उतना ही जल्दी कंप्लीट होगा तुम्हारा, और टाइम कम लगेगा। और अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ तो चीज़ों को याद करने में तुम्हें समय ज़्यादा लगेगा और रिमाइंड करने में समय ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमारे पास टाइम बहुत कम होने वाला है। ध्यान रखना, पार्ट सी में क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन पर फोकस करो। अब जो समय बचा हुआ है उस समय में अब रिवीजन पर फोकस करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। और जहाँ तक हो सकता है पार्ट सी में एनालिटिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना। नेट के एग्जाम में पार्ट सी में हमें कम समय जो है देना है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो 90 मिनट्स मैक्सिमम जो है पार्ट सी कंप्लीट हो जाना चाहिए। 45 मिनट में पार्ट बी हो जाना चाहिए, 15 मिनट में पार्ट ए जो है वो हो जाना चाहिए, जितना भी हो। उसके बाद जो समय बचता है उसमें तुम एक्स्ट्रा जिस पार्ट को देना चाहो वो समय दो। ये मेरे ख्याल से जो है एक स्ट्रेटजी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बनानी है। जी मैंने मेरे हिसाब से बनाई है, जो मैं फॉलो करता हूँ मोस्टली। तुम अपने हिसाब से तुम्हारा जो पार्ट स्ट्रांग है उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना के चलो और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तुम्हें। ठीक है, समय ज़्यादा ना लेते हुए एक छोटा सा टॉपिक है जो अपन कवर करते हैं, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस हम बात करेंगे बैक्टीरिया में। कीमोटैक्सिस यानी कि कोई केमिकल है उसकी तरफ बैक्टीरिया भाग रहा है या कोई रिपेलेंट है उससे दूर भाग रहा है, तो ये कीमोटैक्सिस जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे। इससे रिलेटेड बेसिक 2 कंपोनेंट सिस्टम्स जो हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में हमने ऑलरेडी सेल बायोलॉजी में बात की थी, फ्लैजिलर मोटर के बारे में हमने वहां पर बात की थी। फिर भी समरी एक बार फटाफट में यहां पर बता देता हूं कि बैक्टीरिया जो है वो ये देखा गया है कि हमेशा ही वो कोई एम लेस मूवमेंट नहीं करते, मतलब ऐसा ही वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं। अगर कोई अट्रैक्टेंट उन्हें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वो सेंस कर सकते हैं बैक्टीरिया, और उसी को सेंस करने के लिए उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और उन रिसेप्टर्स के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में कोई ना कोई काइनेज प्रेजेंट रहता है जो कि एक सिग्नलिंग पाथवे को शुरू करवाता है। और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। जो रिसेप्टर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो कि सेंस करते हैं किसी केमिकल को, उन्हें MCP हम कहेंगे। उसके ऊपर अपन आते हैं, उससे पहले अपन थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा और दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होने पर ये जो सेल है बैक्टीरियल सेल ये स्मूथ रन करती है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट होने पर ये टम्बलिंग शो करती है। भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में फ्लैजिलर रोटेशन हो रहा है। तो बैक्टीरियल सेल जो वो स्मूथ मूवमेंट कर रही है, मतलब एक ही दिशा में
आगे बढ़ रही है। और अचानक से अगर टंबल होना शुरू हो जाए, मतलब अगर अचानक से क्या हुआ, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो होना अगर शुरू हो जाए, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, घड़ी की दिशा में मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर ये टंबलिंग करना शुरू कर देती है। टंबलिंग का मतलब क्या हुआ, एक ही जगह खड़ी होगी और इस तरह से वो अपना जो बैक्टीरियल सेल है वो घूमना शुरू करती है, रीओरिएंट होना शुरू करती है। और रीओरिएंट होकर वो किसी अट्रैक्टेंट की जो हायर कंसंट्रेशन है उसकी तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेती है, उसकी तरफ जो है अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, और फिर स्मूथ रन के द्वारा जो है वो उसकी तरफ भागना शुरू करती है। तो सिंपल हमें सिर्फ इतना याद रखना है, CCW यानी कि स्मूथ रन और CW यानी कि टंबल। CCW काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, स्मूथ रन एक दिशा में आगे भागना, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब टंबलिंग होना, और दिशा जो है वो चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या क्या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, उन पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और इन रिसेप्टर्स के साइटोप्लाज्मिक डोमेन यानी कि अंदर की तरफ एक प्रोटीन यहां पर बाइंड है, CA नाम है इसका, कीमोटैक्सिस प्रोटीन A, जो कि सेंसरी काइनेज होता है। यहां पर सेंसरी काइनेज, रेस्पॉन्स रेगुलेटर, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम के पार्ट होते हैं बैक्टीरियल सेल सिग्नलिंग में, जो हमने जीन रेगुलेशन में पढ़े थे। तो खैर इतना डेप्थ में नहीं भी नॉलेज है तो भी सिर्फ इतना ध्यान रखो, यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट होता है काइनेज एंजाइम जो कि किसी रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंपोनेंट होता है रेस्पॉन्स रेगुलेटर जो कि होने वाले रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर CA जो है ये तो बेसिकली सेंसरी काइनेज है, CB प्रोटीन है यहाँ पर, और एक CY प्रोटीन है, ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर हैं। CB ये मिथाइल एस्टरेज की तरह काम करता है बेसिकली, मतलब मिथाइल ग्रुप जो है उसको हटाने का काम करता है। CY जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो ये जाकर बाइंड होता है फ्लैजिला, जो फ्लैजिला में मोटर है उसकी स्ट्रक्चर यहां पर अपन ने शो करी हुई है। फ्लैजिला रोटेशन करवाने वाली जो फ्लैजिलर मोटर है उस मोटर में फ्ली-एम प्रोटीन पर जाकर बाइंड होता है और फ्लैजिलर रोटेशन को चेंज करवाता है काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ, और टंबलिंग करवाता है बैक्टीरियल सेल की। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब CY एक्टिव होगा, फॉस्फोराइलेट होगा, तो बैक्टीरियल सेल टंबल करेगी, दिशा को परिवर्तित करेगी, और जब CY फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता रहता है फ्लैजिला का, और वो स्मूथ रन करती है। अब यहां पर CZ जो है ये बेसिकली एक नेगेटिव रेगुलेटर है जो CY के फॉस्फेट को हटाती है। CR प्रोटीन जो है यहां पर, ये CR प्रोटीन एक मिथाइल ट्रांसफरेज है जो कि रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर मिथाइलेशन करवाता है, तो ये सभी प्रोटीन हमारे काम आने वाली है। इनके फंक्शन याद करना है हमें, फंक्शन याद कर लो। CR मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ग्रुप जोड़ता है रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर, और इसी कारण से मिथाइल ग्रुप के जुड़ने के कारण जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसका नाम होता है MCP, मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, MCP, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड होता रहता है इस पर। CR जो है ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसका मतलब कांस्टेंट मिथाइलेशन चलता रहता है MCP के साइटोप्लाज्मिक डोमेन का। CA एक्टिव होता है जब MCP जो है उस पर कोई अट्रैक्टेंट बाउंड ना हो, तो CA जो है वो एक्टिव रहता है। हम यहां पर सिर्फ अट्रैक्टेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए। रिपेलेंट के बारे में यहां पर अपन बात नहीं कर रहे हैं मेनली, और हमारे जो बुक्स है मोस्टली उन सभी में भी यही दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट इसी पॉइंट पर बनेगा, इसलिए जितना हम पढ़ रहे हैं अभी इस लेक्चर में उतना मोर देन सफिशिएंट है अगर इस टॉपिक पर नेट में क्वेश्चन आता है तो। CB जो है ये कब फॉस्फोराइलेट होगा, जब CA
फॉस्फोराइलेट होगा। अभी हम पाथवे पढ़ने वाले हैं। ची वाई कब फॉस्फोराइलेट होगा? जब ची ए फॉस्फोराइलेट होगा, यानी कि ए जब एक्टिव होगा, ए क्या है? सेंसरी काइनेज। ए जब एक्टिव होगा तो वो बी और वाई को फॉस्फोराइलेट करवाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहां पर सिग्नलिंग किस तरह से हो रही है। तो ये बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन हमने शो करी हुई है, बाहर की तरफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है जो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेरिप्लाज्मिक स्पेस तक आ चुका है। अब यहां पर ये एक कीमोटैक्टिक सिग्नल की तरह काम करेगा। अगर ये अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल है तो ये जब जुड़ता है एमसीपी पर, ये एमसीपी है, रिसेप्टर जिसका उसी को हम एमसीपी कहते हैं, तो अट्रैक्टेंट जब एमसीपी पर जुड़ता है तो उस कंडीशन में इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में GW प्रोटीन जो है, इसकी हेल्प से GA को जोड़ा गया है। GA काइनेज है, GW एक एडाप्टर की तरह काम करती है। दो प्रोटीन को जोड़ने वाला एक कनेक्टर है जिसको एडाप्टर बोलते हैं, तो एडाप्टर की तरह काम कर रही है GW। ये GW GA को जोड़ रही है साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर। अट्रैक्टेंट बाउंड होगा, बस दो चीजें याद रखनी है। अगर अट्रैक्टेंट बाउंड है तो सेंसरी काइनेज इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि GA इनएक्टिव हो जाता है। अगर अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है, अट्रैक्टेंट का मतलब जो फायदा पहुंचाने वाला केमिकल है उसको अट्रैक्टेंट बोल रहा हूं मैं, अट्रैक्ट, उसकी तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। रिपेलेंट मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल है, कोई टॉक्सिक केमिकल है। तो जब अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं होता है या फिर कोई रिपेलेंट बाउंड होता है, ये दोनों एक ही कंडीशन है। अट्रैक्टेंट का बाउंड ना होना या रिपेलेंट का बाउंड होना, ये एक ही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अट्रैक्टेंट का बाउंड होना या रिपेलेंट का बाउंड ना होना। अब यहां पर हम सिर्फ अट्रैक्टेंट जो है या जो फायदेमंद जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई अट्रैक्टेंट बाउंड है तो सेंसरी काइनेज इनएक्टिव होगा और बैक्टीरिया फ्लैजिला जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, स्मूथ रन होगा और अट्रैक्टेंट की इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की तरफ जो है बैक्टीरियल सेल आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी कंडीशन, अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है, उस कंडीशन में सेंसरी काइनेज एक्टिव होगा, फॉस्फेट को GB और GY पर ट्रांसफर किया जाएगा। GY फ्ली-एम फ्लैजिलर मोटर प्रोटीन जो है उसको एक्टिव करवाएगी। फ्लैजिला का रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज से चेंज कर दिया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बैक्टीरियल सेल टंबलिंग करेगी और अपनी दिशा परिवर्तन करेगी, अट्रैक्टेंट की तरफ जो है घुमा लेगी अपने आप को। ठीक है, ये दो चीजें हैं, बस इन्हीं पर हमें फोकस करना है। अट्रैक्टेंट बाउंड तो फ्लैजिला क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी अट्रैक्टेंट बाउंड तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, अट्रैक्टेंट अनबाउंड तो टंबल। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम बात करते हैं अगर अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है, उस कंडीशन में GA जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सेंसरी काइनेज ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब खुद पे ही एक स्पेसिफिक हिस्टिडीन रेजिड्यू पर फॉस्फेट जोड़ लिया जाता है। अब इसी फॉस्फेट को ये आगे ट्रांसफर करता है, या तो GB पर ट्रांसफर कर देगा, साथ ही साथ GY पर ट्रांसफर कर देगा। इसी कारण फॉस्फोरिले सिस्टम भी कहा जाता है इसको, क्योंकि एक बार ATP से जो फॉस्फेट आ गया है एक प्रोटीन पर, उसी फॉस्फेट को आगे से आगे दूसरी प्रोटीन पर ट्रांसफर किया जा रहा है, दोबारा ATP को काम में नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए इसको फॉस्फोरिले सिस्टम भी कहते हैं, रिले, फॉस्फोरिले। तो GB पर अगर फॉस्फेट चला जाएगा तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये GB जो है ये मिथाइल एस्टरेज की तरह काम करती है और मिथाइलेशन को कम करवाती है। दूसरी तरफ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में GY जो है वो फ्ली-एम को एक्टिवेट करवाता है और क्लॉकवाइज रोटेशन को फेवर करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पर अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है, सेंसरी काइनेज एक्टिव होगा, मिथाइलेशन
कम होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन बढ़ेगा। और यहां पर एक खास बात है जो हमें ध्यान रखने वाली है, मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। GR ये कांस्टेंट एक्टिव रहता है हमेशा। मिथाइल ट्रांसफरेज जो है ये कांस्टेंटली एक्टिव रहता है हमेशा। इसका मतलब डीमिथाइलेटेड फॉर्म हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। डीमिथाइलेटेड फॉर्म जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। या तो मिथाइलेशन कम होगा या मिथाइलेशन ज्यादा होगा। मिथाइलेशन कम कब होगा? जिस टाइम पर अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है, सेंसरी काइनेज एक्टिव होता है, उस टाइम पर मिथाइलेशन कम होता है। और जिस टाइम पर अट्रैक्टेंट बाउंड है, सेंसरी काइनेज इनएक्टिव होता है और मिथाइलेशन का लेवल हाई होता है। यानी कि MCP का हाई लेवल मिथाइलेशन तब देखने को मिलता है जब वो स्मूथ रन कर रही है, अट्रैक्टेंट बाउंड है। MCP का लो लेवल मिथाइलेशन देखने को मिलता है जब अट्रैक्टेंट बाउंड है, और अट्रैक्टेंट बाउंड है तो वो स्मूथ रन कर रही है और मिथाइलेशन हाई है। अट्रैक्टेंट बाउंड नहीं है तो सेंसरी काइनेज एक्टिव, GB एक्टिव, मिथाइलेशन डाउन, क्योंकि GB जो है वो मिथाइल एस्टरेज होती है यहां पर। बस तो ये दो ही बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें यहां पर कि ई कोलाई में अगर मैं बात करूं तो मिथाइलेशन एक्सेप्टिंग जो प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। या तो बैक्टीरियल सेल के एक पोल पर ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है, या हो सकता है कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स में दोनों पोल्स पर ये ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर कुछ अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको शो किया गया है। सीरीन, एस्पार्टेट जो है, जहाँ पर कि डायरेक्ट ये डार्क एरो शो किया हुआ है, ये इनके लिए डायरेक्ट रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। माल्टोज, डाइपेप्टाइड, गैलेक्टोसाइड, राइबोज, जिनके लिए डैश 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 वाला एरो शो किया गया है, ये डायरेक्ट रिसेप्टर प्रोटीन पर बाइंड नहीं होती है। ये पेरिप्लाज्म के अंदर इनसे रिलेटेड कोई बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं, और ये माल्टोज, डाइपेप्टाइड्स, गैलेक्टोज, राइबोज उन पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, और इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जब ये रिसेप्टर के नाम है TSR, TAR, TAP, TRG, ये अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। इनके अंदर की तरफ जो है GW और GA कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड है। सभी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो रिसेप्टर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं है, वो बेसिकली एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, जो कि एक्सेप्शन है यहाँ पर। और ये ऑक्सीजन के लिए जो रिसेप्टर है ये बेसिकली FAD बाइंडिंग साइट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और FAD जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में काम आता है। तो ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म जो है FAD की, उसका जो रेशियो है उसके आधार पर इसका एक्टिवेशन किया जाता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को सेंस किया जाता है। और इसके AER के अलावा बाकी जो भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को सेंस करते हैं। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है उसको सेंस किया जाता है इनके द्वारा। तो ये रिसेप्टर के नाम वैसे तो डायरेक्ट आते नहीं है कि भाई TSR जो रिसेप्टर है उसके लिए लीगेंड मॉलिक्यूल क्या है, तो यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है TSR के लिए लीगेंड मॉलिक्यूल क्या है, सीरीन। TAR के लिए लीगेंड मॉलिक्यूल क्या है, एस्पार्टेट और माल्टोज। एस्पार्टेट को डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करता है, माल्टोज को किसी रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा रिकॉग्नाइज करता है। डाइपेप्टाइड के लिए रिसेप्टर कौन सा है, TAP रिसेप्टर। गैलेक्टोज, राइबोज के लिए रिसेप्टर कौन सा है, TRG रिसेप्टर। ऑक्सीजन के लिए कौन सा रिसेप्टर है, AER रिसेप्टर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको देख लेना। ये थ्योरी है, अभी जो डायग्राम हमने बात की थी ये वाला डायग्राम है, इसी की थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बी पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं इसके ऊपर। एक बार इसको देख लेना, और कोई एनालिटिकल क्वेश्चन सी पार्ट में भी बनने के चांस हैं इस पर पूरे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं ले रहा, रिवीजन करते रहो क्योंकि अब समय बहुत कम है, और अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बजाय रिवीजन पर ही फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, उतना ही जल्दी
तुम्हें आंसर तुम कैच कर पाओगे एग्जाम के अंदर और तुम्हारा पेपर उतना ही जल्दी होगा। जिन्होंने पेपर दिया है बहुत बार, मेरे ख्याल से उन्हें पता होगा कि वो कई बार, बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ ये मान लो कि 90% तक लोग जो है वो पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए स्पीड अगर बढ़ानी है तो चीजें तुम्हें याद होनी जरूरी है। ठीक है, रिवीजन करते रहो। ऑल द बेस्ट।